हेलो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आप तभी ओपन करना जब आपके पास अच्छा खासा टाइम हो, क्योंकि मैं आपके पास लेके आई हूँ बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ और सब एक ही साथ। आपको बार बार वीडियो प्ले नहीं करनी है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको एक ही वीडियो में बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करके लेट जाइए, नेक बैंड लगा लीजिए, और या फिर नेक बैंड नहीं है तो हेडसेट भी लगा सकते हैं, हैंड्स फ्री लगा लीजिए और आंखें बंद करके बस आप इन कहानियों का आनंद लीजिए। तो पढ़ते हैं एक के बाद एक कहानियों में, और आपको सिर्फ आंखें बंद करके इसको आराम से सुनना है, इसके मजे लेने हैं और इनसे जो सीख मिलती है वो हमें अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के बगल में एक बेल आइकन बटन है, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आधुनिक हिंदी कहानी के जन्मदाता का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही सोचा आपने, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। 14 उपन्यासों के अतिरिक्त उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। सभी भारतीय और ढेरों विदेशी भाषाओं में उसके ट्रांसलेशन हुए। वो इतने लोकप्रिय हो गए कि लोग उनकी कहानी का बेसब्री से इंतजार करने लगे। तो ऐसी ही बहुत खूबसूरत एक कहानी के साथ मैं आपको लेके चलती हूँ उनकी कहानी की दुनिया में। और इस कहानी का शीर्षक है पूस की रात। इस कहानी में एक पात्र है हल्कू। उसने आकर अपनी स्त्री से कहा कि देखो, एक वो सहना आया है, लाओ जल्दी से वो जो रुपए रखे हैं उसे दे दो और मैं उसको दे दूं और इससे पिंड छूटे, बवाल खत्म हो हमारा। उसकी वाइफ मुन्नी झाड़ू लगा रही थी और घूम कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे देंगे तो कंबल कहाँ से आएगा, माघ पूस की रात कैसे कटेगी। उससे कह दो भाई, फसल उगाएगी तो पैसे दे देंगे, अभी रुक जाए थोड़ा दिन। हल्कू 2 मिनट खड़ा सोचता रहा। फिर पूस सिर पर आ गया था। कंबल के बिना रात में नहीं रहा जा सकता था, मगर दर सहना भी नहीं मानेगा। घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों से मरेंगे, लेकिन कम से कम जाड़ों से मरेंगे, सिर से बला तो टल जाएगी। ये सोचता हुआ अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आया और रिक्वेस्ट करके बोला, दे दे भाग्यवान, गला तो छूटे इससे, कंबल के लिए कुछ और उपाय कर लेंगे। उसकी वाइफ उससे दूर हट गई और गुस्से में बोली, कर चुके तुम दूसरा उपाय, जरा सुनो तो सही, कौन से उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा क्या कंबल? ना जाने कितने बाकी हैं, कितने के चुकाने हैं। मैं कहती हूँ, अरे खेती छोड़ क्यों नहीं देते? मर मर के काम कर रहे हो, उपज हो तो बाकी दे दो। कुछ निकल भी नहीं रहा है, चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। अब तो मैं रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या मैं गाली खाता रहूं, तुमको अच्छा लगेगा? मुन्नी ने फिर पलटकर जवाब दिया, गाली क्यों देगा, उसका राज है क्या? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी भौएं जो है ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा। उसने जाकर रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब किसे खेती, मजूरी से सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ झोंक दो, मजूरी करके लाओ झोंक दो उसे। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसकी मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर किसी तरह 3 रुपए जो उसने अपनी कंबल के लिए बचाए थे, आज वो भी जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक उसकी गरीबी के भार से दबा जा रहा था।
पूस की अंधेरी रात थी। आकाश पर तारे ठिठुरते हुए महसूस हो रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खोखले से उसी पुरानी उसमें चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका अपना संगी कुत्ता जबरा, जिसका नाम था, पेट में मुंह डाले कू 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 करे जा रहा था, रो रहा था। उसको सर्दी लग गई थी। किसी को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, झाड़ा लग रहा है क्या? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए हो? अब खाओ ठंड। मैंने तो कहा था मत आ, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े चले आए मेरे साथ। अब रो नानी का नाम लेकर। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर मैं करके, फिर जमाई को लेकर, यहाँ कोई वो उसकी दूसरी आवाज नहीं, जमाई की आवाज निकाली मैंने। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठिठुर जाओगे, ठंडे हो जाओगे। और मना किया है तो वहीं रुका करो। लाओ एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो मैं पी चुका। खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाले की जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की बखूबी है, मजूरी हम करें, मजे कोई और लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। तब हल्कू ने उससे कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ कुछ बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब तेरे को जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अगले पंजे और उनकी घुटनियों पर रख दिए और उनके मुंह से अपना मुंह ले गया। हल्कू को उससे थोड़ी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब की तो मैं सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट, कभी उस करवट, कभी इस करवट, कभी उस करवट, पर जाड़ा की कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब किसी तरह नहीं रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो ऐसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे अनुभव कर रहा था जैसे उधर उससे महीनों से मिला ही नहीं है। जबरा शायद समझ रहा था स्वर्ग यही है। हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई से को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता था। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज इस दशा को पहुंचा दिया था। अचानक से जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार बुलाया पर वो वापस नहीं आया। हार में दौड़ दौड़ कर देखता रहा कि आवाज कैसी थी। एक क्षण के लिए आ भी जाता, तुरंत फिर दौड़ता, क्योंकि उसका कर्तव्य उसे वहां ले जा रहा था, और बार बार अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए चौकसी करके आ जाता था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसने छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है नसों में, धमनियों में। उसने झुक कर आकाश की ओर देखा। भी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी तो पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं, उनको जलाता हूँ, फिर आग से सेकूंगा और थोड़ी बहुत तो गर्मी लगेगी।
लेकिन रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरता देखकर कहीं कोई भूत ना समझ ले। कोई कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जा सकता, इतनी ठंड है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े, झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला गया। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर आग जलाकर उसकी तापते हैं और फिर सोएंगे आकर, अभी तो बहुत रात बाकी है। जबरा ने कूं करके उसको थोड़ा अपनी सहमति दे दी और वो लोग बगीचे की तरफ चल दिए। बगीचे में बहुत अंधेरा था। अंधकार में पत्तियों को कुचलते हुए चले गए और आगे पहुंचे। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने सोचा, ये कितनी अच्छी महक है, क्या जबरा तुमको भी यही महक आई? जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वो तो उसको निचोड़ने लगा। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ कटे जा रहे थे ठंड के मारे, नंगे पांव पैर गले जा रहे थे। पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था वो, इसी में कि अभी जला के उसको भस्म कर देगा और किसी तरह आग उसको मिल जाएगी। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूने लगी। खूब ऊंची ऊंची लौ उठकर ऐसा लग रहा था कि पत्तियों को पकड़ लेगी। उसके बाद एक बहुत ही अंधकार के उस सागर में एक प्रकाश नौका के समान में हिलता मचलता हुआ जान पड़ा। हल्कू सलाव के सामने बैठकर सेक रहा था। एक ही क्षण में उसने अपनी चद्दर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए जैसे मानो की ठंड को ललकार रहा हो कि ले जो करना है कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस कर रहा था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही? जबरा ने कूं करते मानो कहा कि अब क्या ठंड लगती रहेगी? तो पहले से यह उपाय नहीं सूझा था, मानो उससे पूछ रहा हो। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा, खेलना है तो बताओ। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। उसने उससे कहा कि पत्नी से अगर तुमने बताया तो फिर हमारी लड़ाई होगी। ये कहता हुआ वह उछला, अलाव के ऊपर से निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, कोई बात नहीं। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आग खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। अलाव खत्म होते ही राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर जरा सी आग उठती और एक फिर बंद हो जाती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों ठंड बढ़ती गई और ऐसे वैसे आलस उसको दबाने लगा। फिर जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। अलको को ऐसा लगा जानवरों का झुंड उसके खेत में आ गया। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही उनके चबाने की आवाज आने लगी। उसने दिल से कहा, नहीं जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा 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 भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। फिर उसे लगा कि तो धोखा नहीं है। उसने जाकर देखने की सोची। इसमें जो खेत, इस हालत में जाड़े में उस खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना उसको अजीब सा लगा। तो अपने उसकी हिम्मत भी नहीं हुई इतने ठंड में, वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से हाथ फिर आवाज लगाई, जबरा जबरा जबरा, और हट हट हट, जैसे अंदेशे में कि शायद कोई हो तो भाग जाए। जबरा भौंका। जानवर खेत चल रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी। दुष्ट जानवर
उसका सर्वनाश करे डाल रहे थे। हल्कू पक्का इरादा लेकर उठा और 2-3 कदम चला, पर अचानक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू का सा झोंका आया कि वो वापस आके फिर उसी अलाव के पास आकर बैठ गया। राख को कुरेद कर अपनी ठंडी सी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता रहा। नील गाय खेतों का सफाया करती रही। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था और जो उसकी आलस की रस्सियों ने, ठंड की मजबूरी ने उसको बांधे रखा था, जैसे जकड़ लिया था। उसी राख के पास उसी गर्म जमीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ पर आकर बस गए? उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से आ रही? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? हल्कू बोला, तुम्हें तो सिर्फ खेत की पड़ी है। यहाँ तुमने देखा कि मेरे साथ क्या हुआ? पूरी रात पेट दर्द से मैं तड़पा हूँ। किस तरह मैं पूरी रात निकाली है मैं जानता हूँ। फिर ऐसा कहकर दोनों खेत की तरफ दौड़े। देखा तो सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा था। जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा, जैसे मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुंह से कहा, कम से कम अब रात में, ठंडी रातों में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरी अगली कहानी का शीर्षक है बाबा जी का भोग। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा, तेरा कल्याण हो, साधु पर दया करो। रामधन ने जाकर अपनी स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनाएगी। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर को ही अंधकार छा गया था, क्योंकि सारी की सारी खलिहान उपज सब चौपट हो चुकी थी। आधी महाजन ने ले ली थी, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल कर ली थी। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई थी, उसी को पीट पीट कर मन भर दाना निकलता था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल क्या खाएंगे? घर के लोग क्या खाएंगे? भगवान ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या सोचेगा? तो उसने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा ही नहीं। रामधन ने कहा, जा देख, मटके में कोई छांटा वाटा मिल जाए वही ले आ। उसकी स्त्री ने कहा, मटका झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या बरकत होगी उसमें। तो रामधन ने कहा, तो मुझसे तो यह न कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। स्त्री ने कहा, जिससे लिया मैंने उसे देने की नौबत ही ना आई, अब आगे किस मुंह से मांगू। रामधन ने कहा, देवताओं के लिए कुछ अंगोवा निकाला है ना, वही ला दे, वही दे दूं। तो उसने कहा, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी फिर? उसकी स्त्री ने कहा। रामधन ने कहा, देवता मांगने तो नहीं आते ना, उनसे सामना तो नहीं होगा ना। तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे तो 2 पसेरी है, बहुत 2 पसेरी थोड़ी है, कुछ भी होगा तो आधा सेर। इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन ने कहा, ये बला तो टले आगे की तो आगे देखी जाएगी। वो उठी झुंझलाकर और छोटी सी हांडी उठा लाई। उसमें आधा सेर आटा था। गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा। आटा एक कटोरी में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा, अब तो साधु आज यही रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे।
साधु का भोग लग जाए। रामधन ने आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई, आलू झोली से निकाल कर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा, भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए। रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन बोला, बाबा जी, घी तो घर में ना होगा। साधु बोला, बच्चा, भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसा ना कह। रामधन ने कहा, महाराज, मेरे गाय भैंस कुछ भी नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु ने कहा, बच्चे, भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं। मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धंसता। स्त्री ने कहा, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए नाराज क्यों करना उनको? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई, भोग लगाने बैठे, खूब तन कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली, कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पका कर ही पी लिया। रामधन लेटा तो बस एक ही बात सोच रहा था, मुझसे अच्छे तो ये साधु भले। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का अगला शीर्षक है नशा। यहाँ पर दो लड़कों की बात हो रही है। एक लड़का अपने साथ के वाक्य को बताता है कि उसके वो दो लोग थे। ईश्वरी एक का नाम था, जो कि बड़े जमींदार का लड़का था। ये एक बहुत गरीब क्लर्क था। इसके पास कोई जायदाद नहीं थी, मेहनत मजदूरी करके कमाता खाता था। हमें अक्सर इसमें इनमें बहस होती थी। वो जमींदारों की बुराई करता, लेकिन अमीर लड़का जमींदारों की तरफदारी करता, लेकिन उसके पास कोई सॉलिड पहलू नहीं होते थे उनकी तारीफ करने के लिए। इसके पास तो, गरीब वाले के पास तो बहुत सारी दलीलें होती थीं। तो इसी वाद विवाद की गर्मी में अक्सर जो है तेज हो जाती थी। लगने वाली बात लग जाती थी, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता था। ईश्वरी को कभी भी गर्म होते नहीं देखा गरीब लड़के ने। तो वो आगे क्या बताता है कि शायद इसका कारण ये था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है, उसका उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा सी भी देर करी, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो आपे से बाहर हो जाता था। सुस्ती, बदतमीजी उसे जरा से भी बर्दाश्त नहीं थी। पर दोस्तों से, विशेषकर इस गरीब लड़के से जो कहानी सुना रहा है, वो अक्सर नम्रता से पेश आता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझसे भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो कि अपनी परिस्थितियों के साथ आती हैं, अपने रहन सहन से। तो वो मेरी जगह होकर भी मैं भी उसकी जगह होकर अमीर होता और इसी तरह का करता। प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय हो ही जाता इंसान इस तरह के, अगर अमीरी में पला बढ़ा हो तो अधिकतर लोग हो जाते हैं। तो आगे वो गरीब लड़का बताता है, अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर नहीं जाऊंगा। मैंने पास किराए, क्योंकि मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे और मैं ना घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता था कि जो कुछ देते हैं इनकी हैसियत से ज्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था, घर जाकर पढ़ नहीं पाता। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी नहीं जी चाह रहा था। लेकिन जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी और अमीर होकर भी वो मेहनती ज़हीन है, ये तो मुझे पता था। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा। मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं। ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया गया कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो तुम क्या समझते हो, मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा?
तो अमीर बोला कि हाँ, ईश्वरी बोला हाँ मैं तो यही समझता हूँ, तो तुम गलत समझते हो। उसने कहा। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर मैं अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर नहीं किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष से हम शाम को ही स्टेशन पे जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा रंग ढंग से पारखी खानसामों को ये पहचानने में देर नहीं लगी कि मालिक कौन है और पिछलगू कौन है। लेकिन न जाने मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता जी को जो वेतन मिलता था उससे ज्यादा उसने इन खानसामों को इनाम वगैरह में टिप में दे दिया। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही ने दी थी। फिर भी मैंने उन सबों से उसकी तत्परता और मतलब उनका जो विनय की प्रतीक्षा करता था, इससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। तो ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब क्यों दौड़ते थे, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूँ तो इतना साफ क्यों नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद नहीं मिला। वह मेरे भेद और मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था, क्योंकि मेरा ध्यान था कि वो ईश्वरी की इतनी सेवा में क्यों लगे हुए हैं। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं, क्योंकि मेरी वेशभूषा भी ऐसी ही थी कुछ। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग ही नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम में दो ना, तो इससे ज्यादा तमीजदार हो जाएंगे। तो क्या तुम क्या समझते हो, ये सब केवल इनाम के लालच से ही सब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इन्हें रक्त में मिला। मैंने टॉन्ट मारी। उस गरीब लड़का कह रहा है, अपनी आप बीती बता रहा है कि नहीं, मैंने तो टॉन्ट मारा है ना। जैसे गाड़ी चली, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डब्बे के अंदर आकर मेरी ओर विचित्र नजरों से देखा। जी हाँ सेवक जी, मैं भी समझता हूँ, और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी शर्म आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पे कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष भी थे। 5 बेगारों ने हमारा सामान उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं कि तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता। ईश्वरी ने मेरा मान बढ़ाया। अब कि मैं उन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिर तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से भी उसका जवाब इनकार ही हो गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्थशंका के स्वर से कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण करी, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ नहीं पहनते। ईश्वरी ने सारा ढकने की कोशिश करी, मेरे जो पूरे भाव वेशभूषा सबको। पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर लाए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन करते हुए कहा, आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाढ़े की मिर्जई और चमरौदे जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर ना जाने क्या बात थी कि सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं कल्पित वैभव के समीपतर जाता जा रहा था। मैं शहसवार नहीं हूँ, हाँ लड़कपन में कई बार घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। ये देखा तो 2
काला रस घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थीं। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत ये हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज ना किया, वरना शायद मैं हाथ पर तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि वह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ। ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर इन्हीं घर के सभी लोग मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले को कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी पूरी पलीत कर दी। ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मटर गश्ती और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का उपहास किया करता था। और आज मैं रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का पुलाव आ गया। हम स्नान करने चले गए। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चल पड़े। होटल में जूते पहने मेज पर डटते थे। यहाँ पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, कहार ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे भी पांव धोए। मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर वहां सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे थे, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार करते, कहीं पहलवानी की कुश्ती करते, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता। कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव को हिलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, केवल एक जुबान हिलानी होती थी। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटे तो पंखा झलने को हाजिर। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर से होने पाती थी कि कुंवर सिंह साहब नाराज ना हो जाए। बिछावन ठीक समय पर लग जाता था। कुंवर साहब के सोने का समय हो गया है। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर कर दिया गया था। ईश्वरी ने अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे बिछाए? उनकी महानता में बट्टा लग जाता। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में थे। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बजे आए। मेरी आंख नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहरा आया। कोई मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों से मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध ही नहीं रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसे याद भी नहीं रहा होगा, कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी मुझे कभी पड़ी होगी। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया। बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। इसी के योग्य था ये बदतमीज बदमाश आदमी, लापरवाह आदमी। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई पर लैंप न जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी वही थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था। जी उधर ही लगा हुआ था, पर लैंप नदारत। देवयोग उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैंने उन्हीं पर उबल पड़ा ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र नहीं कि लैंप जलवा दो? मालूम नहीं है ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजारा होता है? मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया।
वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त था। मुझे महात्मा गांधी का चेला समझकर मेरा लिहाज करता था, पर मुझसे पूछते कुछ संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा करते क्या हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग खुशी खुशी दे देंगे। जो लोग खुशी खुशी नहीं देंगे उनकी जमीन छीननी पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हैं, ज्यों ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दीजिए तो चलकर आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना है उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया, सिर्फ मेरी इस छोटी सी बात पर। छुट्टियां खत्म हुई, फिर हम प्रयाग चले आए। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आ गया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और विनय और देवत्व की मोहर हर एक के हृदय पे लगा दी। जी तो चाहता था हर एक को अच्छा इनाम दूं, लेकिन ये सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में हमको जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया था, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से, लेटे लेटे जा रहे थे सिकुड़े सुकुड़े। पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय नहीं करता तो अदालत उसकी भी, अगर राजा किसी पर अन्याय करता तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह नहीं मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह पर अपनी गठरी से रगड़ते हुए निकल जाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा कम, उस पर गंवार आकर मेरे मुंह पर अपनी गठरी लगा के खड़ा हो जाता था, मानो मेरा गला ही दबा रहा हो। मैं कुछ देर जब्त किए बैठा रहा। अचानक मुझे क्रोध आया। मैंने उसे पकड़कर ढकेल दिया और 2-4 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठाकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अरे इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का। मुझे क्यों मार रहे हो इस तरह? अगर आप रईस हो तो अपने घर के होगे। उस गरीब आदमी ने कहा। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं थी। खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत खो देता है? हर तरफ से इस तरह की आवाजें आ रही थी। यह भी अंग्रेज राज है जिसका आप बखान कर रहे थे? एक ग्रामीण बोला। दफ्तरन माँ घुसन तो पावत नहीं, इस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर सर। और इस सब सारी बातें सुन सुन के, कान में पढ़ पढ़ के मेरा नशा कुछ कुछ उतरने लगा, जो कि कुछ दिनों से मेरे चढ़ा हुआ था, और मैंने उस नशे को उतरता हुआ पूरा महसूस करा। धन्यवाद।
मुंशी प्रेमचंद जी की इस कथा का शीर्षक है दो बैलों की कथा। तो चलिए सुनते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहते हैं तो हम उसे सिंपली गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधे पन की वजह से उसको ये पदवी दे दी गई है, इसका अभी निश्चय नहीं हुआ है। गायें सींग मारती हैं, जो ब्याई हुई बच्चे जिसने दिए होते हैं, गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते न देखा गया न सुना गया। जितना चाहे मारो, चाहे जैसी खराब और सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी भी कोई असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुछ वो कर लेता हो, मगर हमने तो उसे कभी आज तक खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी सा रूप छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा गया है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा की पहुंच गए हैं और उसी हद तक का वो सात्विक मतलब जानवर माना जाता है। मतलब उतना सीधा होता है, इतना इनोसेंट होता है, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का तो इतना अनादर कभी नहीं देखा गया। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त ही नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वह जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में सबसे अग्रिम आगे कर दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैल थे। एक हमारी झूरी काछी थी, उनके 2 बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा भी हो गया था। दोनों आमने सामने या पास में बैठे बैठे एक दूसरे से मानो जैसे बात कर रहे हों। एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे, मगर हमसे नहीं कह सकते थे। अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग आपस में लड़ा के खेल भी लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है, इसी तरह उनके बीच भी दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन वो लोग अच्छे से समझते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, गर्दन हिला हिला कर चलते थे, उस वक्त एक उनकी यही चेष्टा रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नींद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्हें लगा मालिक ने हमें बेच दिया।
अपना यूं बेचे जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे जाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। हमने कभी दाने चारे की भी शिकायत नहीं करी। तुमने जो कुछ खिलाया बस सिर झुकाकर हमने खा लिया। फिर तुमने हम इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मुंह भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे उड़ा डाले और घर की तरफ भागे। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता था, पर इन दोनों ने उसको तोड़ दिया। इतनी दुगनी शक्ति उनमें आ गई कि एक ही झटके से रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराब लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी दोनों बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम और आलिंगन करके, चुम्बन से दोनों को खूब प्यार किया। ये दृश्य बड़ा ही मनोहर लग रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल तो किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन दिया, इतनी दूर से अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, जन्म के आदमी है, पिछले जन्म के। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम ना किया भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप सुन ना सका तो वो बोला, नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी तो सब पानी पिला पिला कर मार देते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसीलिए कि वो तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ के जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मर जाएं। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार डालेगी, उसने कहा। चुरा कर डाल दे। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला आया और बैलों को फिर ले चला। अब उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों को ऐसा अपनापन कभी ना हुआ था। झूरी ने फूल की झड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, हाथ सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर मिला सूखा भूसा।
नींद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। जैसे इन दोनों ने पांव न उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही बेहतर है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। भोजन करने लगे। घर के सभी लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेके निकली, दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो जैसे भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसको मारती थी, इसीलिए इन बैलों से उससे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, रात को वही बालिका उन्हें रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो का गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो प्यारी लड़की हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वह तो लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ तोड़ाकर भाग लें? हीरा ने कहा, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियों को चबाने लगे, लेकिन मोटी रस्सी मुंह में आती ही नहीं थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, वो लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं रे दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भयतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव में कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे जाकर खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है रास्ता भूल गए, तुम भी बेतहाशा मार भागे, वहीं उसे मार गिराना था ना, ऐसे बोला मोती ने। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती कि हमने अपना धर्म छोड़ दिया, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर कड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो और फिर खूब मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, फिर एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेत में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड सामने से भागता चला रहा है। सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना मतलब जान से हाथ धोना, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान जा सकती थी।
अब वो इन्हीं की तरफ आ रहा था। बड़ा भयंकर सूरत वाला लग रहा था। मोती ने मूक भाषा में हीरा से कहा, बुरे फंसे यार, जान बचेगी या नहीं, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, कुछ नहीं सुनेगा। तो उसने कहा, भागे? तो फिर क्या यही मरो? बंदा तो 9-2-11 होता ही है, और जो दौड़ाए तो फिर क्या उपाय है? सोचो, जल्दी सोचो, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ टूटेंगे। मैं आगे से रगेड़ता हूँ, तुम पीछे से, दोहरी तरफ से मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, तुम्हारी तरफ झपटे तो मैं घुसेड़ दूंगा। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेके लपके। सांड को जरा सभी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। वो तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से अटैक किया और मोती पे झपटा तो हीरा ने किया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद पहले से ही सेटिंग करके बैठे थे, उसे वे अवसर न देते थे। एक बार सांड झिल्लाकर हीरा का अंत देने के लिए चला तो मोती ने बगल में आकर पेट में सीख ठोक दिया। ऐसे फिर हीरा ने कर दिया जब मोती की तरफ बढ़ा, और आखिर में वो बेदम होकर सांड गिर पड़ा। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमने लगे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर उठे ही ना। मोती ने कहा, अब घर कैसे पहुंचोगे ये सोचो, पहले कुछ खा तो लें फिर सोचें। फिर सामने मटर का खेत था, दोनों उसमें घुस गए, जी भर के मटर खाई, और वहां पर हीरा किनारे ही रहा, मना करता रहा, उसने एक ना सुनी, लेकिन मोती घुस गया उसमें। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो किनारे पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके पैर कीचड़ में धंसने लगे, भाग नहीं पाया, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने भी उसे भी पकड़ लिया, और प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों का जीवन पहली बार ऐसा भारी पड़ा कि बहुत बड़ा सबक मिला उन्हें, और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ में ही नहीं आता था कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसे थी, बकरियां थे, घोड़े थे, गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, कोई तो इतने कमजोर हो गए थे खड़े नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाते देखते रहते, कोई चारा लेकर आ जाए, कोई नहीं आता। दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का उपाय सोचो। आओ दीवार तोड़े। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पे अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। मोती ने कहा, बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा। मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का जटपन देखकर उसने कई डंडे रसीद कर दिए, मोटी सी रस्सी से उसको बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया है। ऐसा जोर मारना किस काम का कि उल्टा बांध दिए गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़े, कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, कितने भाई यहाँ बंद हैं, सब हमारे साथ निकल जाते। हाँ ये तो बात है। अच्छा तो
ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी उसकी। फिर तो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर मारने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। और इस तरह मोती ने मार मार कर उसी जगह सींग से दीवार आखिर में गिरा दी। दीवार का गिरना था कि जितने अधमरे पड़े जानवर थे सब में जान आ गई। तीनों दौड़ियों सरपट भाग निकली। बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें निकली, फिर गधे ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, कहीं फिर से पकड़ लिए गए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हीरा ने कहा, अब तो भाग जा, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी भी खड़े सोच रहे थे कि भागें कि नहीं भागें। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिन साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो गया था, 9-10 प्राणियों की जान बच गई। कम से कम वो लोग आशीर्वाद तो देंगे जो भाग गए। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। तब वह अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची कि ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। और दोनों की खूब पिटाई हुई और फिर मोटी रस्सी से उन्हें बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी उन्हें नहीं डाला, न पानी दिया, और दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। एक दिन बाड़े के सामने डुगडुगी बजने लगी। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते, मन फीका करते चले गए। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदता? सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कोले में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों के मित्रों के दिल कांप उठे। कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे को भयभीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक ही भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर भी शायद उन्हें दया आ जाए। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, हो सकता है इस बार भी बचा ले। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी जब किसी ना किसी काम हो सकता है आ जाए। वो आदमी लाल आंखों वाला, उसने नीलामी में उन दोनों बैलों को खरीदा और चल पड़ा। आगे आगे आदमी, पीछे पीछे बैलें। बैल दोनों दुर्बलता के कारण उनसे चला ना जा रहा था। जैसे ही चाल धीमी होती वो उनको 2 डंडे लगाता, वो चल पड़ते। अचानक उन्होंने देखा वो जिस खेत से गुजर रहे थे तो कुछ जानी पहचानी जगह लगी। तब उन्होंने देखा कि अरे तो वही जगह है जिधर से हम गए थे, और देखते ही देखते वो उनको जगह पहचान में आ गई, ये तो अपना ही थान है। और वो एक दूसरे को देख के तुरंत ही उत्साहित हो गए, मुस्कुराने लगे, और एकदम से दोनों में हिम्मत आ गई कि ये तो झूरी वाला ही गांव है। और वो भाग के थान पे जाके खड़े हो गए। पीछे पीछे वो दड़ियल आदमी उनके पीछे भागा पकड़ने के लिए। थान पे पहुंचते ही झूरी, जो कि बैठा धूप सेक रहा था, अपने बैलों को देखते ही चूमने लगा, फिर से खुशी के मारे उत्साहित हो गया। इतने में दड़ियल उन्हें लेने पहुंचा कि मेरे बैल हैं, मैंने खरीदे हैं। उसने कहा, कैसी खरीद, मैंने जब किसी को बेची ही नहीं है। और उसने कहा, अगर तुमने मेरे बैल मुझसे लिए, ये देखो मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, तुम्हारे बैल कैसे हुए, और अगर तुमने इन्हें ले जाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी शिकायत दर्ज करा दूंगा।
और जब वो तब भी नहीं मान रहा था तो दोनों बैलों में ऐसी शक्ति आ गई कि उन्होंने उसे दूर तक दौड़ा दिया। दूर खड़ा दड़ियल आदमी देख रहा था और सोच रहा था ये क्या हो गया, इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जब दड़ियल आदमी हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो बिना मारे तो मैं छोड़ता भी ना। मोती बोला, अब नहीं आएगा, वो आएगा तो मैं दूर से उसकी खबर ले लूंगा, देखूंगा कि क्या करता है। जो गोल तो कहा उसने। हीरा उसके मजे लेने लगा तो उसने गोली मरवा दी। मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है, इसीलिए तो हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। सारे लड़के गांव के बच्चे फिर से तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में फिर से एक उत्साह सा लग रहा था। सबकी चेहरों पे खुशी थी। और उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। धन्यवाद।